हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, हमको अल्कोहल और फिनॉल को साथ साथ पढ़ना है और ईथर को हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल क्या होता है। देखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटाओ और उसके जगह पे OH लगा दो तो अल्कोहल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इथेन है, हमने एक हाइड्रोजन हटाया, एक OH लगा दिया तो CH3CH2OH, ये एक अल्कोहल बन गया। अब अगर हाइड्रोकार्बन हमारा बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला पता है कि C6H6 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन लगाया, हटाया और एक OH लगा दिया तो क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया, ठीक है। बेंजीन के ऊपर एक OH तो इसको फिनॉल बोलते हैं। अब चलिए क्लासिफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफाई हम कर सकते हैं OH ग्रुप के संख्या के आधार पे। तो OH ग्रुप जितना होगा उस हिसाब से हम अल्कोहल और फिनॉल को क्लासिफाई करेंगे। अगर एक OH है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो दो ठो OH है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। उसी तरह अगर 3 OH होगा तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन एज 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। अब देखो, जैसे हमने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में देखा था, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा रहता था वो जितने कार्बन से जुड़ा रहता था उसी आधार पे हम बोलते थे कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री। अब देखो यहाँ पर भी वही बात है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा है ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरह यहाँ पर देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी अल्कोहल, ठीक। और नीचे भी देखो, यहाँ पर विनाइलिक अल्कोहल दिया हुआ है, एलाइलिक अल्कोहल और ये बेंजाइलिक अल्कोहल। तो विनाइलिक ग्रुप तो हमें पता ही है, ये पार्ट क्या होता है, विनाइल ग्रुप कहलाता है। हमने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी देखा था, ये एलाइलिक, ठीक है, ये एलाइलिक होता है और ये बेंजाइलिक होता है। तो बस वहाँ पे Cl लगा था तो विनाइलिक हैलाइड कहते थे, यहाँ पे OH लगा है तो विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। सेम वे में यहाँ पे एलाइलिक अल्कोहल और सेम वे में बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इसको नोट करो फटाक से। फिर इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। नोट करो। आइए अब देखते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। और सबसे पहला है फ्रॉम हेलो एल्केन। फ्रॉम हेलो एल्केन, हालांकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे हेलो एल्केन से अल्कोहल बनेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN। अब SN1 की SN2 ये तो हम सीख चुके हैं, ठीक है। कोई भी होगा तो सब्स्टिट्यूशन ही। तो ये क्या है, एक हेलो एल्केन है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, एक्वस KOH। एक्वस KOH, तो ये क्या बन जाएगा, Cl हट के OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम हेलो एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब दूसरा हमको देखना है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, और इसमें हमको करना क्या पड़ेगा, एडिशन ऑफ वाटर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मतलब H2O का जुड़ना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा एल्कीन है, इथीन, इसमें हमको H2O को जोड़ना है और एसिडिक मीडियम होना चाहिए। करना कुछ नहीं है, H2O में H+ भी होता है, OH- भी होता है। तो एक कार्बन पे H+ जोड़ दो और एक कार्बन पे OH- जोड़ दो, ठीक है। जिस तरह हम मार्कोनिकॉफ रूल में देख रहे थे ना, एडिशन ऑफ HCl, H+ और Cl- को जोड़ रहे थे, सेम वे में अब यहाँ पे कोई भी कार्बन ले लो, दोनों इक्विवेलेंट है तो किसी पर भी H+ जोड़ दो, किसी पर भी OH- जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हालांकि ये कहना तो बड़ा आसान है कि H2O में H+ और OH- में से तोड़ के एक पे H+ डाल दो, एक पे OH- डाल दो, लेकिन क्या वाटर इतने आसानी से ब्रेक होगा? वाटर तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसीलिए तो ये H+ की ज़रूरत पड़ रही है। हालांकि उसको अभी हम समझेंगे थोड़ी ही देर में, जस्ट इसके बाद हम मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। तो ये जो रिएक्शन है लिख लो,
इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इसको लिख लो। यानी कि अगर हमारा एल्कीन अनसिमेट्रिकल हुआ कुछ इस तरह का, तो होगा क्या, नेगेटिव पार्ट वो कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पे H2O का नेगेटिव पार्ट क्या है, OH-। ठीक है, ये तो समझने के लिए है कि H+ और OH- में टूट जाएगा, लेकिन ये इतने आसानी से नहीं होता, मैकेनिज्म में हम सीखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। अब चलिए इसके मैकेनिज्म को हम सीखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ठीक, चलिए तो अब सीखते हैं कि मैकेनिज्म में हमें समझ में आएगा कि वाटर H+ और OH- में नहीं टूट रहा है। उसके लिए हमको कुछ वाटर को जोड़ने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वही तो कैटलिस्ट है हमारा एसिड। यहाँ पर देखो होगा क्या, हमें क्या कराना है, हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। इस रिएक्शन का हमको मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसको 3 स्टेप में हमको करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट है हमारा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, और प्रोटोनेशन जब एल्कीन का हो जाएगा तो हमको कार्बोकैटायन मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन। ध्यान देना, यहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, कार्बोकैटायन लिख लो, इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, सो रीअरेंजमेंट विल अकर। ठीक है, अब अगर पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंजमेंट होगा। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन क्या होगा, ये हमारा एल्कीन है, एक प्रोटॉन आया, ये जो हमने एसिड लिया था वहीं से क्या हुआ, ये H+। ठीक है, H+ को क्या करेगा, ये H+ यहाँ पर एक पार्ट पॉजिटिव होगा तो एक पार्ट नेगेटिव है। जिधर भी बॉन्ड टूटे तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो 2 डिग्री, यहाँ पर पॉजिटिव आता है तो 1 डिग्री। तो हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना लिया हमने। ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन है पहला स्टेप, इसी में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन भी लिख लो कि यहीं पर कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, अब स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है एडिशन ऑफ H2O ऑन कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन बना है उस पर H2O का अटैक। अब देखो इसने क्या किया, H+ ने यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन को जनरेट किया, अब जाके H2O का एडिशन होगा। H2O में आसानी से H+ और OH- तो अपने आप टूटेगा नहीं, तो H2O को जुड़ने के लिए पहले यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये बना कार्बोकैटायन। अब जो है H2O के पास जो लोन पेयर है ये अब जाएगा किस पर, इस कार्बोकैटायन पे। देखो ये कैसे होगा, कुछ इस तरह से, ये कार्बोकैटायन है, ये H2O ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, OH2 ये जाएगा इस पर। अब ये गया यहां पर तो होगा क्या, अब H2O जो था इसने अपना लोन पेयर दिया, ये तो H2O क्या है, इसका खुद का लोन पेयर है ना, ये नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, ये तो एक न्यूट्रल स्पीसी है। क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल पॉजिटिव से मिलेगा तो ओवरऑल क्या चार्ज पैदा होगा, खत्म नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, क्योंकि ये अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव को खत्म कर देता। ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और कहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई, ये पॉजिटिव था, इसने 2 ठो लोन पेयर लेके अपना तो राहत पा गया कि चलो मेरा पॉजिटिव खत्म, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बन गया।
ठीक है। अब ये ऑक्सीजन बड़े तकलीफ में है, इसको जल्दी से जल्दी क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। तो उसी के लिए स्टेप थर्ड पे हम लोग चलते हैं। स्टेप थर्ड पे क्या होगा, स्टेप थर्ड इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब अगर ये ऑक्सीजन 2 ठो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, एक लोन पेयर, तो उस पर पॉजिटिव आया, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उसकी भरपाई हो जाएगी। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है OH के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, इस पर आ जाएगा और इस बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और यहाँ से H+ निकल जाएगा। और देखो सही बात भी है, H+ क्या था, कैटलिस्ट था कि नहीं, ये जैसे आया काम करने के बाद निकल भी जाएगा। तो इसी को हम, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन, मतलब H+ का बाहर निकलना। तो बच क्या जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। फिर इसके बाद और भी देखते हैं कि यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल तो हमने बना लिया, इसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल को अभी हम कैसे बनाते हैं, नोट करो। आइए अगला प्रिपरेशन देखते हैं, वो भी एल्कीन से ही है, लेकिन इस बार एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, कैसे होगा, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाम याद किए रहना, एग्जाम में आ जाएगा तो यही लिखना है। ठीक है, इस बार भी हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, इस बार क्या कराया हमने, ये कराया B2H6 और सेकेंड में H2O2 OH- और H2O। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो अल्कोहल बनेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ध्यान रखना, कन्वर्जन के प्रॉब्लम में आता है, अगर प्रोपीन से प्रोपेन 2 ऑल बनाना है तो H2OH+, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तो क्या करेंगे हम, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, चलिए हो गया, एक ये भी हो गया। अब अगला है बाई एल्डिहाइड और कीटोन्स, बाई एल्डिहाइड और कीटोन्स। और एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनता है, यहाँ हमको करना पड़ेगा बाई रिडक्शन। और रिडक्शन करेंगे, देखो होता क्या है, एल्डिहाइड कीटोन, ये एल्डिहाइड है, ठीक, एल्डिहाइड, देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो देखो करना क्या है, एडिशन रिएक्शन में डबल से सिंगल बॉन्ड हो जाता था, तो क्या करो, इस बॉन्ड को सिंगल करो, कार्बन और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो O पर और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़ दो। ठीक है, और करेंगे कैसे हम, H2 विथ पैलेडियम या फिर प्लैटिनम या फिर निकेल। ठीक है, इसी को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। और या तो LiAlH4 भी ले सकते हैं हम, NaBH4 भी ले सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, यानी कि जो एल्डिहाइड होता है वो हमको क्या देता है, 1 डिग्री अल्कोहल देता है, 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम कीटोन लेंगे तो क्या देगा हमको, फिर से क्या करना है, इस बॉन्ड को सिंगल बनाना है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो दिख भी रहा है हमको कि ये सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, तो LiAlH4 भी ले सकते हैं या फिर NaBH4 भी ले सकते हैं। क्या देगा ये हमको, 2 डिग्री अल्कोहल देगा। ठीक है, हो गया ये, चलिए इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से भी देख लेते हैं। ठीक, चलिए अगला है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा, इसमें भी रिडक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, रिडक्शन, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, हमने रिडक्शन कराया LiAlH4। ठीक है, क्या बन गया हमारा, 3 कार्बन का अल्कोहल बन गया।
ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। फिर मार्कर में इंक की कमी हो गई है तो इसको भी भर लेते हैं हम। चलिए, दूसरा मार्कर तैयार है हमारा, ये हो गया। अब दूसरा है फ्रॉम एस्टर। एस्टर से भी, एस्टर में भी हमको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। रिडक्शन यहां पर भी हमको करना है। एस्टर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है एस्टर, ठीक है। तो होगा क्या, H2 पैलेडियम होगा क्या, इसका भी क्या बनेगा अल्कोहल और इस पार्ट का भी अल्कोहल बन जाएगा। तो CH3 CH2OH प्लस CH3OH, ठीक है। तो दोनों पार्ट से हमको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। फटाक से इसको नोट करो, हो गया ये। चलिए अब देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल को। तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड का जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो शर्तिया हमको अल्कोहल भी मिलेगा। अब अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री दोनों मिल सकता है, और कीटोन अगर लेंगे तो हम ऑलवेज 3 डिग्री मिलता है। और एल्डिहाइड में भी अगर हम पहला मेंबर लेते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड जो है, तभी 1 डिग्री मिलेगा। उसके अलावा कोई भी अगर हम एल्डिहाइड लेंगे तो हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और कोई भी कीटोन ले लें तो 3 डिग्री मिलेगा। चलिए तो करते हैं। ये है पहला मेंबर एल्डिहाइड का, जिसको फॉर्मल्डिहाइड हम बोलते हैं। इसमें हम क्या करा रहे हैं, पहले CH3MgBr करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है। ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, बनेगा क्या, CH3 फिर CH2OMgBr, ठीक। फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H2OH प्लस क्या मिल जाएगा, ये देखो CH3 CH2OH मिल जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। पहले हमने क्या किया है, CH3MgBr और सेकंड में H2OH प्लस, ठीक। अब ऐसा ही हमको सब में करना है। अगर हम कोई भी, अब देखो हम दूसरा लेने जा रहे हैं एल्डिहाइड, ये दूसरा है। फिर हमने क्या कराया, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, CH3MgBr। फिर से क्या होगा, कुछ ये टूटेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो OMgBr, फिर हम क्या कराएंगे, H2OH प्लस, तो क्या मिल जाएगा, इस बार सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक। अब अगर हम कीटोन लेते हैं, कीटोन अगर हम लेंगे तो देखो 2 कार्बन तो इस पर जुड़ा ही हुआ है, इस कार्बन पर। एक और कहाँ से आ जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाएगा। तो शर्तिया क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये लिख लेना, ड्राई ईथर। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो पानी तो पहले नहीं होना चाहिए, बाद में भले हमको लेना पड़े, लेकिन जब तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ हो रहा है ऐसे, पानी तो नहीं लेना हमको, ठीक। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक। फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया हमको। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो हम ऐसे बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। ये फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, ठीक है। इसको भी नोट करो फटाक से। नोट कर लिया। चलिए, अब ये हो गए जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम फिनॉल का भी देखेंगे, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। 3-4 हैं बस, ज़्यादा नहीं है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। तो किस किस से बन सकता है फिनॉल, तो सबसे पहला है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इससे भी डील कर चुके हैं हम लोग, वही कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, OH लगाना है Cl हटा के, तो ये काम तो आसानी से होने वाला नहीं है। कैसे होगा, पहले NaOH फिर सेकेंड में एसिड,
ये होगा कम से कम 623 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर, तब जाके ये Cl हट के OH यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है। दूसरा है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। देखो ये डाइजोनियम सॉल्ट पर हमने लेक्चर बनाया है, बहुत ध्यान से इसको देखना, ये इससे बड़ा वैरायटी ऑफ कंपाउंड हम बना सकते हैं। ये डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको क्या कर देना है H2O, थोड़ा सा गर्म कर दोगे, क्या बन जाएगा OH जुड़ जाएगा यहाँ पे। डाइजोनियम सॉल्ट को हम कैसे बनाते हैं, तो इसको हम अमीन से ऐसे बनाते हैं। ये अमीन है NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तीसरा है फ्रॉम बेंजीन। और बेंजीन से डायरेक्ट नहीं, पहले बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओगे, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओगे। कैसे बनेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम, ये बन जाएगा SO3H, फिर इसके बाद NaOH, फिर सेकेंड में H+, क्या हो जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन से, और पहले बेंजीन से हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, फिर उसके बाद ये कराया तो फिनॉल बन गया। अगला है फ्रॉम क्यूमीन, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन, बेंजीन पर कौन सा अल्किल ग्रुप लगा रहेगा, आइसोप्रोपिल ग्रुप। ठीक है। देखो आइसोप्रोपिल यानी कि ये CH, इधर भी CH3, इधर भी CH3। ठीक है। आइसोप्रोपिल ग्रुप क्या होता है, ये होता है, ये आइसोप्रोपिल है। ठीक है। यही यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसको हमने क्या कराया, पहले ऑक्सीडेशन कराया, तो क्या बनाया, यहाँ पे C, ऊपर लिख देते हैं CH3 को, ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है। फिर इसके देखो यहाँ ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमको जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है, वो भी अच्छे खासे मात्रा में, वो भी अच्छे खासे मात्रा में। तो यहाँ से फिनॉल तो बनेगा ही, और साथ में क्या मिलेगा, ये प्रोपेनन यानी एसीटोन, और ये भी अच्छे खासे मात्रा में मिलता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा मिले, इसलिए रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको नोट करो, नोट करो। ये फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं, अल्कोहल और फिनॉल्स को एक साथ। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। और सबसे पहला आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, यानी जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो CH3OH से ज़्यादा क्या होगा, CH3CH2OH, और उससे ज़्यादा क्या होगा, CH3CH2CH2OH। ठीक है, ये बात तो खैर क्लियर है, सबको आसानी से समझ में आ जा रही है। अब दूसरा है फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये क्या करेगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कम होगा। ठीक, जैसे हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं अल्कोहल का C4H9OH, तब इसमें जो इस फॉर्मूला से कई सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, अल्कोहल के आइसोमर्स हैं उसके कई सारे बन जाएंगे। तो सबसे पहला ये स्टेट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो सबसे देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होना चाहिए। फिर उसके बाद एक हमने ब्रांच लगा दिया, ठीक है, और कम हो गया, और एक और अगर लटक गया कुछ यहाँ पर, ये सबसे कम हो जाएगा। वही बात है यहाँ पर भी, सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है,
ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स, और ईथर्स और हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पर, अगर मान लो हम, अब देखो यहाँ पर ये होना चाहिए डोज ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन ये क्या होना चाहिए, इसका मोलिकुलर मास इसके आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल हम 1 कार्बन कर लें और 10 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ले लें और फिर हम कंपेयर करने चले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ठीक है, आसपास होना चाहिए। तो अगर हम आसपास के कुछ एग्जाम्पल ले लें तो कुछ मान लो ये है, जैसे ये हो गया, ये है, सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर ईथर का होगा, फिर सबसे कम किसका होगा, प्रोपेन का होगा। ठीक है, सब आसपास के ही मॉलिक्यूलर मास के हैं, निकाल लो, किसी में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 1-2 का अंतर होगा। ठीक है, तो अल्कोहल का ईथर से भी ज़्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन से भी ज़्यादा होता है, एल्केन से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या है, अल्कोहल एसोसिएटेड रहता है। इस वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया ये। चलिए, अब ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने सीख लिया। अब थोड़ी सी बात सॉल्युबिलिटी पर कर लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में भी वही चीज़ है। अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल जो होते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, उसी तरह फिनॉल भी बना लेते हैं। तो क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मोलिकुलर मास बढ़ा दोगे तो क्या होता है, एल्किल पार्ट अगर बढ़ेगा, जो एल्किल वाला OH की वजह से तो सॉल्युबिलिटी है, और अगर एल्किल वाली बात हम करें तो एल्किल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी में घुलना नहीं चाहता। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हम एल्किल ग्रुप ले लें और एक ठो OH उसमें ग्रुप है और हम कहें कि वो सॉल्युबल हो जाए। तो छोटे अल्कोहल्स जो होते हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में लिखो soluble in water as they form या they can form hydrogen bond with water। लेकिन जो solubility होती है, solubility decreases with increase in molecular mass। मोलिकुलर मास अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। क्योंकि मोलिकुलर मास अगर बढ़ेगा भाई, जाहिर सी बात है कि अगर हम कहें कि एक ये अल्कोहल है और एक ये अल्कोहल है, तो हम चाहेंगे कि जितना ये घुल गया उतना ये भी घुल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो है एल्किल पार्ट जो है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर से कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये कितना संभालेगा, कितना ये घुलने पे मजबूर करेगा। इतना बड़ा सा पार्ट जो है ये क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक है, ये पानी में घुलने से रोकेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। यानी सॉल्युबिलिटी जो होता है मोलिकुलर मास के बढ़ने के साथ डिक्रीज करता है। नोट कर लो इसको। आइए अब देखते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल्स एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं। तो देखो ये क्या करते हैं, ये दे इवॉल्व H2 ऑन रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि कुछ ऐसे रिएक्शन बताओ जो कि इस बात को सिद्ध करते हैं कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी एसिड जो होता है वो अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एक्टिव मेटल्स के साथ, तो क्या होगा, हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा।
ठीक है, तो देखो कैसे, यहाँ पर ये एक अल्कोहल है, हमने इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराया तो क्या बनाएगा ये CH3ONA प्लस हाफ H2। ठीक है, देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। उसी तरह एक और हम मेटल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हमने ले लिया। इस बार क्या हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो इस बात से पता चलता है कि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन तो पक्का है, तभी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। उसी तरह फिनॉल के साथ भी है, फिनॉल भी जो होते हैं एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, इनमें भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बना प्लस हाफ H2। ठीक, और ये तो NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है भाई, एसिड है ये NaOH के साथ रिएक्शन किया। तो ये सब कुछ रिएक्शंस हैं जो कि ये सिद्ध करते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल्स के अंदर क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक, तो ये कुछ प्रूफ हो गए। अब इसके बाद हमको कंपैरिजन करना है कि अल्कोहल्स है तो उसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री, या फिर अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, या अल्कोहल और वाटर में कौन होगा, और ओवरऑल कंपैरिजन हम देखेंगे। ठीक है, इसको मिटाना जाए। चलिए अब देखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, ऐसे हेडिंग डाल लो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब देखो किसी का भी स्ट्रेंथ पता करने के लिए एसिडिक हम क्या करते हैं, उसमें से H+ निकालो। H+ निकालने के बाद जो हमारा एनायन बन रहा है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो एसिड क्या होगा, उतना स्ट्रेंथ मतलब उसका रहा होगा। जैसे ये अल्कोहल है, इसमें H+ निकाल दो, H+ हमने निकाल दिया तो RO-। अब ये एनायन जितना स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, उतना ये ज़्यादा एसिडिक रहा होगा, मोर एसिडिक। ठीक है, तो अब चलो एक एक करके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सब लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, ये 1 डिग्री लिया। यहाँ से क्या मिला हमको, H+ हमने निकाला तो CH3CH2O-। यहाँ अब हमने क्या लिया, 2 डिग्री लिया। यहाँ से हमने H+ निकाला तो क्या मिला हमें, CH3CH, यहाँ पे CH3 फिर O-। ये 3 डिग्री हमने अल्कोहल लिया, यहाँ से H+ निकाला तो क्या मिला हमें, अब देखो तीनों में एनायन है। यहाँ पर देखो एक एल्किल ग्रुप, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप हैं, और ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये जो एनायन है इसको और क्या कर रहे हैं, डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, और डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज, और इसको 3 तो इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, ये है। ठीक, तो यहाँ पर जो हुआ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो एसिडिक वो होगा जिसमें एनायन ज़्यादा स्टेबल हो, और सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ावा देने वाला केवल एक है। यहाँ पर 2 ग्रुप लगे हुए, यहाँ पर तीनों। तो अल्कोहल के केस में क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्या होगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया ये। चलिए अब अल्कोहल और वाटर में भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं कि क्या होता है, अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है कि वाटर ज़्यादा एसिडिक होता है। तो छोटा सा हेडिंग डाल लो, अल्कोहल वर्सेस वाटर। देखो वाटर में क्या होता है, ये वाटर है HOH,
इसमें से क्या करो H+ निकालो, तो ये क्या बना HO-। ये क्या है अल्कोहल है, इसमें कम से कम एक तो एल्किल ग्रुप होगा है। यहाँ पे क्या बना RO-। यहाँ पे देखो O- है, एनायन है, इसको हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट लग नहीं रहा है, हाइड्रोजन का नील इफेक्ट होता है, ये कुछ नहीं दे रहा है, इसको बढ़ावा नहीं दे रहा है माइनस चार्ज को। लेकिन यहाँ पर ये जो एल्किल पार्ट है ये बढ़ावा दे रहा है, ये क्या कर रहा है बढ़ावा दे रहा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है ये क्या है ज़्यादा स्टेबल है, ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। इसका मतलब वाटर जो होता है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन ये है कि जो CH3OH है ये वाटर से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लेना। बाकी कोई भी अल्कोहल जो है वो वाटर से कम ही एसिडिक होगा। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब अल्कोहल और फिनॉल, अल्कोहल वर्सेस फिनॉल भी देख लेते हैं। अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। तो देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले अल्कोहल से मान लो ये क्या है ROH, यहाँ से हमने H+ निकाला तो क्या बन गया RO-। ये जो भी R रहा होगा। अब हम फिनॉल को देखते हैं। फिनॉल में भी क्या है, हमने ये OH है और H बाहर निकाल दिया, क्या बन गया ये फिनॉक्साइड आयन बन गया O-। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस का फिनोमिना होगा। क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस के वजह से स्टेबिलिटी आ गई। रेजोनेंस के वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ गई। और जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, उसके वजह से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब, इसको नीचे बना लेते हैं, नहीं दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो जाहिर सी बात है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन बन रहा है ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और रेजोनेंस से तगड़ा कोई इफेक्ट होता नहीं है। ठीक है, सबसे तगड़ा इफेक्ट किसका होता है, रेजोनेंस का होता है। इसका मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। और इन जनरल अगर हम सब कुछ करें तो फिनॉल सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद वाटर, फिर अल्कोहल का नंबर आता है। लेकिन अल्कोहल और वाटर में वो एक्सेप्शन वाला चीज़ याद रखना कि जो CH3OH होता है वो क्या होता है, अल्कोहल जो होता है CH3OH वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, केवल वही। ठीक है, इसको नोट करो। फिर आज का लेक्चर अब यहीं पर ख़त्म करने का समय आ गया है, नोट कर लो। हो गया ये, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।